हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूं 2022 कक्षा 10 का हिंदी का पेपर और ये आपके बोर्ड एग्जाम का है 2022 का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और इसमें के प्रश्न आपको अगर 2023 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके आप क्वेश्चन ज़रूर हल करिए जिससे कि आपको इनके बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मैला आंचल राहुल सांस्कृत्यायन की काव्य कृति है। तो मैला आंचल आपकी राहुल सांस्कृत्यायन की काव्य कृति नहीं है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो हाँ, ये आपका सही आंसर हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्न इसमें से कोई एक ही सही कथन था, तो ये आपका सही हो जाता है। फिर गुनाहों का देवता आपका, ये गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। तो ये बाबू गुलाब राय की रचना नहीं है। फिर सुमित्रा नंदन पंत जो हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो ये आपको 4 कृतियाँ दी गई हैं, किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। मैं आपको चारों कृतियों के रचनाकार का नाम दिखा रहा हूँ। तो प्रतिशोध जो हैं, इनके प्रतिशोध के लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। और भूले बिसरे चित्र के आपके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। फिर आपकी आवारा मसीहा जो है कृति, इसके हैं लेखक विष्णु प्रभाकर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हैं कृतियाँ और इनके लेखक के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। और फिर अगला है ठूठा आम। तो यह है भगवत शरण उपाध्याय की रचना। और इसके बारे में जितनी रचनाएं और इनके कवियों के नाम हैं आपके पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस बार अधिक भी पूछे जाएंगे क्योंकि 20 नंबर में आपके टिक द करेक्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अधिक पूछे जाएंगे, तो इनके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आगे मैं लाने वाला हूँ वीडियो इम्पोर्टेंट। और उसके और अन्य सब्जेक्ट भी जो आपके हैं उनके बारे में भी बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये जो लहरों का राजहंस है ये नाटक विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं। फिर आपको जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो जय पराजय रचना के लेखक हैं आपके श्याम नारायण पांडे। फिर आपका राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की पर आधारित रचना है। तो राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है वो आपकी कहानी नामक विधा पर आधारित है, तो आधारित है इस पर। फिर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, रीतिकाल, जो रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखना है। तो इनके जो प्रमुख 2 कवि हैं वो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। इनके कई 4-5 कवि के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे रीतिकाल के। केशव भूषण मतिराम बिहारी, केशव एक हैं, दूसरे मतिराम, तीसरे केशव भूषण मतिराम, फिर मतिराम तीसरे, फिर बिहारी चौथे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो हैं आपके रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ 2 कवियों के नाम लिखना है, तो केशव भूषण लिख दीजिए आप, या फिर बिहारी भी लिख सकते हैं। फिर इसमें कई सारे हैं, तो घनानंद भी हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर आपका छाया युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ हैं कि व्यक्तिवाद इसमें था, और क्या है आपकी इसमें वेदना की गुण भी इसमें दिखाई देते थे इसलिए, और इसमें प्रकृति चित्रण भी है। आगे फिर आपको प्रश्न दिया गया है, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो खुशबू की शिलालेख जो आपकी रचना है वो नई कविता युग के रचना है। फिर आपको यहाँ पर आगे के प्रश्न दिए गए हैं, ये गद्य से दिया गया है। ये पहला प्रश्न है गद्य से। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है, ये गद्य है और ये आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर इसका जो आपका ये संदर्भ है वो आप देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आपके प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए। इसका जो आपका ये है प्रसंग, इसका संदर्भ ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके जो व्याख्या है वो अब हम दिखाने वाले हैं आपको। इसकी व्याख्या आपको यहाँ जो ये अंडरलाइन लाइन है यहाँ पर आप देख लीजिए। इसकी व्याख्या इस तरीके से दी गई है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार दिखाया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से आप व्याख्या लिख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन आपको इसी में तीसरे वाले में दिया गया है अथवा करके, तो ये वाला करिए या फिर वो वाला करिए। तो इस तरीके से इसका भी देख लीजिए, ये प्रश्न है। फिर अब हम करेंगे चौथा प्रश्न, और ये भी आपको पद्य खंड से लिया गया है। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये आपका मानुष हो तो वही रसखान, ये सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं रसखान जी हैं। तो इसके आप व्याख्या कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे दिया गया है विषुवत रेखा, ये भी आपका अथवा में है। इनमें से किसी एक जो इसके होते हैं, ये आपका कविता है तो इसलिए इसके कवि होंगे, इसके लेखक नहीं है। इसके कवि जो है रसखान जी हैं। फिर आपका ये जो विषुवत रेखा का वासी, जो इस तरीके से इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका भी मैं कहिए तो इसका अगले चैप्टर में समझा भी दूंगा। ये जितने भी आपके ये गद्य और पद्य हैं, इसको मैं सिर्फ यहाँ पर बताने वाला हूँ सिर्फ, और दिखा दूंगा। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इनका पूरा उत्तर मैं लिख करके अच्छे से समझाता हुआ, पूरी तरीके से क्लियर करते हुए अगले वीडियो में मैं आपको वीडियो पेश कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको विषुवत रेखा का वासी जो इस तरीके से ये है पद्य खंड दिया गया है, और इसका जो संदर्भ है ये देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर प्रसंग इसका दिया गया है, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाता है। फिर इसकी व्याख्या अब हम दिखा दे रहे हैं। तरीके से यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, जो मनुष्य गैर रेखीय निवासी है, सीधी गर्मी से यात्री है, वहाँ वह जहाँ गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उन स्थान से देखने के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो इसको याद हो जाने वाली है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपको इनमें से किसी, यहाँ पर 3 आपको दे दिए गए हैं लेखकों के नाम। तो इनकी आपका जीवन परिचय और आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। एक रचना लिखनी है, तो इस तरीके से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं इनका जीवन परिचय शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि अच्छे से आपको लिख करके दिखा दूंगा कि कितना लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपको दिक्कत हो या फिर कोई भी चीज़ें पूछना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, और उसके बारे में हम नया वीडियो में आपको बता दिया करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। फिर आपको यहाँ पर अगला दिया गया है खा नंबर क्वेश्चन। इसमें 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय और आपको एक रचना लिखनी है। तो इस तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। फिर आपका संस्कृत अनुवाद करना है। तो संस्कृत अनुवाद इस तरीके से आपको ये संस्कृत खंड दे दिया गया है, इसका आपको अनुवाद करना है। फिर एक अथवा में आपको पद्य से दिया गया है, तो इसका मैं अनुवाद दिखा दे रहा हूँ। ये वाला पहले गद्य खंड का दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको संदर्भ इसका दिया गया है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस तरीके से आपको दिखा दीजिए। यहाँ पर दिया गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है, यह मानव को सुधारने के लिए नए विचारों को अपनाता है। और यह इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। आगे के वीडियोस आपके लिए साइंस और मैथ्स के और अन्य सब्जेक्ट के जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं अच्छे से समझाते हुए वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ अभी। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी एक अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला दूँगा। फिर यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अगले ये क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ जो आपका कोई भी एक कंठस्थ एक श्लोक है उसको आपको लिखना है, जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, तो ये आपके इस प्रश्न पत्र में आया है, तो आप ये आपको नहीं याद करना है। मतलब कि आपको कोई भी 2 आप श्लोक याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर एक इसमें आ गया हो तो एक आप यहाँ पर लिख सकें जो आपको श्लोक लिखना होता है। क्योंकि एक श्लोक जो आता ही आता है, तो आपको ये लिखने के लिए 2 श्लोक याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए एक अच्छा सा श्लोक में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो इस तरीके से आप इसके लिए संस्कृत का एक श्लोक याद कर सकते हैं। फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत में इनके निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है। तो इनका आपका यहाँ पर प्रश्न है,
स्वनाम किम अखतत अखतत। तो यहाँ पर आपका जो है चंद्रशेखर स्वनाम अपना नाम किसने बताया, तो जो चंद्रशेखर ने जो आज़ाद थे, आज़ाद अवदत, इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर आगे आपका दिया गया है कुत्र मरणम मंगल भवति, तो आपका वाराणस्यम मरणम मंगलम भवति, इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं आंसर। फिर भूमि गुरुत्वारा किम अस्ति, तो माता गुरुत्रा भूमि खात पितो उच्चतरा अस्ति, इस तरीके से आपका हो जाता है। फिर आपका वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण या फिर हास्य रस की आपको परिभाषा जो है उदाहरण सहित लिखना है। तो मैं हास्य रस का आपको परिभाषा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। हास्य रस विभव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। विकृति रूप आकार वेश वाणी और चेतनाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आपका हास्य रस की परिभाषा हो जाती है। इसका उदाहरण एक दिया गया है यहाँ पर, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, इस तरीके से आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर मैं रूपक अलंकार की परिभाषा आपको दिखा दे रहा हूँ। तो रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। यहाँ इसके लिए एक उदाहरण आपका हो जाता है चरण कमल बंदो हरिराई। इस उदाहरण में चरण जो है प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है, इसलिए चरण का कमलों में पूरी तरीके से आरोप किया गया है। तो इस तरीके से आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ये आपका रोला या फिर सोरठा छंद की परिभाषा लिखते हुए आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर सोरठा छंद जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सोरठा छंद की व्याख्या, तो यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा होता है वह यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरीके से आपको पाई लगा देना रहता है। पाई ये कैसे लगाएं, यहाँ पर जा है फिर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा लग जाएगी। ये दीर्घ गुरु, तो इसको गुरु कहते हैं। फिर यहाँ पर एक खड़ी पाई लग जाती है एक मात्रा के लिए। तो सुमिरत, इस तरीके से आपको पाई मात्राएं लगा करके दिखानी रहती हैं। तो इस तरीके से लिख देना रहता है 11 मात्राएं इसमें, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं। तो इस तरीके से आपका सोरठा हो जाता है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगला प्रश्न आपको दिया गया है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहला आपका शब्द दिया गया है उपसर्ग लिखना है ना। तो यहाँ पर आप अन लिखा है तो अनहोनी लिख सकते हैं, अनहोनी। फिर आप अगले के लिए अनुलग्न लिख सकते हैं। फिर अगला है अभिलाषी, तो यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ सबके जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सबका आप देख लीजिए। अन के लिए अनहोनी, अनु के लिए अनुमान या फिर अनुलग्न, या फिर अभि का अभिमानी, या फिर अभिविश्वास, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। फिर परिवार, फिर सुविचार, सुविधा, ऐसे कोई भी आप लिख सकते हैं। इनमें से 3 में से कोई एक ही लिखना, एक एक करके लिखना था किन्हीं 3 का। यहाँ पर 5 दिए गए थे, किन्हीं 3 का एक एक लिखना था। तो मैं 5 का दिखा दिया हूँ। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो त्वा लिखा है तो इसके लिए आप महत्व, फिर यहाँ पर वा लिखा है तो वा के लिए आप पहनावा, फिर वट लिखा है तो बनावट, आई के लिए आई लिखा है तो दिखाई मिठाई खटाई, ऐसे लिख सकते हैं। पन लिखा है तो बचपन। तो इस तरीके से इसका भी एक एक शब्द लिखना था। इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे। जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर दोपहर लिखा है, फिर चौराहा, त्रिकोण, देश विदेश, खारा खोटा, माता पिता। तो इसमें से किन्हीं 2 का ही करना था। तो यहाँ पर दोपहरों का समाहार कर सकते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह, फिर त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, देश विदेश, देश और विदेश
खारा और खोटा, माता और पिता, इस तरीके से आपका समास विग्रह हो जाता है। और इनमें जिनमें भी पहले आपका अंक लिखा रहता है वो आपके द्विगु समास होते हैं, और जिनमें बीच में ऐसे डैश या फिर और जिनमें आप लगा के लिखते हैं वो हो जाते हैं आपके, ये आपके द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगला, इसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर। दोपहर के लिए दो पहरों का समाहार द्विगु समास है। फिर चौराहा, चार राहों का समूह, तो द्विगु समास। फिर यहाँ पर त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, तो द्विगु समास है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है इनके जो प्रश्न का उत्तर है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। तो कुआं का कूप हो जाता है, और छाया का छां हो जाता है। पाहन का आपका पाहन का पाषाण हो जाता है, और श्रृंगार जो है उसका श्रृंगार हो जाता है। लौंग का लौंग हो जाता है। फिर इस तरीके से यहाँ पर लवंग हो जाता है। इनमें आपको तद्भव शब्द लिखना, तद्भव दिए हैं और आपको तत्सम शब्द लिखने होते हैं। तो तद्भव शब्द आपका हल्का सा संस्कृत की टाइप का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरीके से इसके उत्तर दिए गए हैं, पूरे उत्तर दिए गए हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो कमल का आपको पर्यायवाची लिखना है। तो सरोज, जलज, पंकज, पुष्कर, ये आपके सब जो है कमल के पर्यायवाची हैं। फिर क्रोध का कोप, गुस्सा, आक्रोश, तो इस तरीके से इन सभी का जो है आपका ये इस तरीके से पर्यायवाची मैंने लिख के दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको अच्छे से याद कर लीजिए। याद है तो आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है 10 नंबर का नंबर प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखना है। तो इनमें से किन्हीं दो का करना है मैं, लेकिन आपको चारों का आंसर दिखा दे रहा हूँ। मनु अंतर, ये जो आपकी संधि है सिर्फ खाली यड़ संधि का ही दिया गया है, क्योंकि एक ही सिलेबस में था आपका। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका संधि जो है, संधि का नाम, और यहाँ पर जो संधि का नाम है और इस जो संधि है, तो मनु अंतर का मनवंतर हो जाता है। यहाँ पर यड़ संधि है। आदि अंत का आद्यांत हो जाता है, अद्यांत, तो यड़ संधि ये भी है। फिर आपका इति उक्ता, इत्युक्ता हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका यड़ संधि ये भी है। फिर आपका पितृ आकृति हो जाती है, इसलिए इस तरीके से आपका यड़ संधि ये भी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है मति अथवा नदी। यहाँ पर मतलब ये जितने भी हैं आपका दोनों चार दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं दो का ही करना है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पंचम विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है। तो मति का जो पंचम विभक्ति का द्विवचन का रूप होता है वो मतिभ्याम होता है। नदी का नदीभ्याम, फल का फलभ्याम, मधु का मधुभ्याम। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, और बहुत ही आसान ये आया था, इसलिए इस यहाँ पर देख लीजिए सबका एक ही तरीके का है यहाँ पर दिया गया है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इनका दो का लिखना था, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। किन्हीं दो का ही मैं इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप जितना ही याद अपनी किताब से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से मैंने दिखा दिया। हास का धातु हंसना है। फिर लकार लंग लकार है। फिर भूतकाल ये मतलब होता है पुरुष, उत्तम पुरुष है, वचन द्विवचन है। फिर आपका पठ्यश्यामि, इसका आपका करना था, तो धातु है जो पढ़ना है। फिर लकार जो है लट लकार है, लेट लकार। फिर भविष्य काल इसको कहते हैं, और पुरुष जो है आपका वो है उत्तम पुरुष, वचन है एक वचन। तो इस तरीके से आपका अहसाव का और पठिश्यामि का हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर जितने ये चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिया गया है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अस्माभिः स्वकर्तव्यस्य अनुसरणं कर्तव्यम्, इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर विनय मनुष्य का आभूषण है। तो विनयः मनुष्यस्य अलंकारः अस्ति, इस तरीके से आप कर देंगे। फिर भारतीय संस्कृति उदार और गतिशील है। भारतीय संस्कृति उदारा गतिशीलः च अस्ति, और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। गुणः रक्षति भवेत्, इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है ये इतने आपको विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको ये निबंध लिखना था। तो इस तरीके से इसका आप किताब से निबंध देख करके लिख लीजिए।
वहाँ से फिर आप अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर आपको दिया गया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से कोई एक आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर कई सारे खंड काव्य दिए गए हैं, तो इनमें से आपको जो आपके ज़िले में पढ़ाया जाता हो, जो जिसको आपको पढ़ना है, सिलेबस में है जो आपके, वो आपको उसका लिखना रहता है। तो ये आप अपने से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम इसका फुल सोल्यूशन और जो आपके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उसका सब कुछ डिटेल आपके लिए मैं लाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।